नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। महाराष्ट्र के सियासी महाभारत मुंबई से सूरत और गुवाहाटी होते हुए आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अपने अपने वकीलों के जरिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी सरकार के कामकाज के तौर तरीकों से नाराज शिवसेना के बागी विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में तीनों ओर से भारी भरकम वकीलों की दलीलों के बाद सार ये रहा कि बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर के अयोग्यता से जुड़े नोटिस के जवाब की मियाद 2 हफ्ते मिल गई है या पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी से बचने की नसीहत देते हुए कहा है कि वो सभी पक्षों को सुनकर ही कोई फैसला देगा। इस बीच आज एक खबर ये भी आई कि जब बागियों को संकट उनका बड़ा हो गया था तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीते गुरुवार को फेसबुक पर लाइव आने का फैसला लिया और वो इस्तीफा देने का मन बना चुके थे, लेकिन महाविकास अघाड़ी के एक बड़े नेता के कहने पर उन्होंने फैसला टाल दिया। सूत्र के मुताबिक अगले दिन फिर वो सचिवों की बैठक में इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन फिर उसी बड़े नेता ने उन्हें इस्तीफा न देने से समझाया और कहा कि लड़ाई को मिलकर लड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि इस्तीफे से रोकने वाले बड़े नेता एनसीपी के जो अध्यक्ष शरद पवार थे। तो उद्धव ठाकरे संघर्ष में बने हुए हैं और आज उन्होंने बागी 7 मंत्रियों से उनके जो विभाग वापस लेकर करीबी मंत्रियों को दे दिए हैं। अब यह संघर्ष सुप्रीम कोर्ट में है। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सबसे खास बात यह रही कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ ही गुवाहाटी में जुटे बागी विधायकों को अयोग्यता से जुड़े वाला जो नोटिस था कि उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए, उससे फौरी राहत मिल गई है। 48 घंटे का समय उसमें दिया गया था। उन्हें अब तत्काल अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। अदालत ने केंद्र सरकार, डिप्टी स्पीकर, शिवसेना के विधायक सुनील प्रभु, अजय चौधरी को नोटिस जारी किया। इसमें 5 दिन में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे दोनों पक्षों की राय जाननी होगी और यह भी कहा है कि स्पीकर ने विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया है, अयोग्य नहीं ठहराया है। कोर्ट ने बागी विधायकों को बड़ी राहत दी और उन्हें जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया है, जबकि डिप्टी स्पीकर सोमवार दोपहर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो सभी बागी विधायकों, उनके परिवारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, क्योंकि बागी विधायकों को चिंता है कि महाराष्ट्र में उनके परिवारों, करीबियों को निशाना बनाया जा सकता है। राज्य सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया है। इससे पहले आज जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। शिंदे गुट की ओर से वकीलों ने कहा, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने का माहौल नहीं है, उनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उनके घरों पर तोड़फोड़ हो रही है, डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई असंवैधानिक है। वो बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल्दबाजी से बचने की नसीहत दी। तो उधर उद्धव ठाकरे की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अदालत इस मामले में अभी दखल ना दे। उनकी दलील थी कि अदालत इस चरण में दखल नहीं दे सकती है। स्पीकर के सामने कार्रवाई लंबित होने पर अदालतों ने दखल नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि स्पीकर के फैसले पर कोर्ट के सामने कार्रवाई नहीं होगी। किसी भी मामले में कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर को रोका नहीं गया। स्पीकर के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। आइए सुनते नीरज किशन कौल, शिंदे गुट के वकील ने क्या कहा। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 एमएलएज हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। बीच एक और राजनीतिक कसरत बीजेपी ने की है। मुंबई में आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर विचार हुए। शिवसेना का मानना है कि राज्य में बागियों का सारा संकट बीजेपी ने खड़ा किया है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि उसे अभी तक एकनाथ शिंदे गुट से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। वो अभी देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रही है। क्या आप इन पर यकीन करेंगे? खैर, ये राजनीति है, इसमें जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कई बार पहले दिखता नहीं। लेकिन हम बात करेंगे महाराष्ट्र के संकट के कानूनी पहलुओं पर और हमारे साथ है कानून के 2 जाने माने जानकार, संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा और जाने माने वकील उज्जवल निकम, जो महाराष्ट्र से ही और वहां की राजनीति में काफी करीबी से वाकिफ रखते हैं। दोनों दिग्गज आप जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जुड़ने के लिए। उज्जवल जी, मैं पहले आप ही के पास आऊंगी। ये मामला कितना शायद क्या अनोखा है, क्योंकि तमाम राज्यों में
डिस्क्वालिफिकेशन, विधायकों का आना जाना, ऐसे तमाम मामले हैं, तमाम कानूनों को याद किया जा रहा है। लेकिन इस बार एक इतना बड़ा धड़ा कहीं और जाके बैठ गया है और कह रहा है कि नहीं हम शिव सैनिक हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? निधि जी, आपने जो पहली बात कही, जो राजनीति में दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं दिखता है वही होता है। देखिए 11 जुलाई तक क्या क्या होगा इसे कोई अंदाज नहीं बांध सकता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एक अहम सवाल उठाया गया था कि डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र असेंबली के डिप्टी स्पीकर को कानूनी अधिकार नहीं है कि हमें डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस इश्यू किया जाए, क्योंकि बागी विधायक का कहना था, आरोप था कि उनके खिलाफ उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इश्यू जारी की है और गवर्नमेंट माइनॉरिटी में है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार से यह दलील पेश की गई कि जिन बागियों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस निकाली गई है, हमने तो उसे डिस्क्वालीफाई अभी तक नहीं किया, हमने सिर्फ जवाब मांगा है, क्योंकि उन्होंने व्हीप का आदेश नहीं जुमाना, इसलिए एंटी डिफेक्शन बिल के अनुसार उनका डिस्क्वालिफिकेशन होता है कि नहीं ये स्पीकर तय करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी फॉलोड, और इसीलिए डिप्टी स्पीकर और व्हीप को एक उन्होंने नोटिस जारी करके उनको हलफनामा दर्ज करने के लिए कहा है। यह अभी भी केओटिक सिचुएशन इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन 12 लोगों, जो 16 लोग हैं, उनको कह दिया है कि आप अपना रिप्लाई जब तक ये डिप्टी स्पीकर और व्हीप जिनको रिप्लाई देना है कि और रिप्लाई दिए, और तब तक ये 16 जो बागी विधायक है उनके खिलाफ उनको रिप्लाई देने के लिए एक मोहलत दी गई है। मैं नहीं मानता कि किसी को कुछ ऐसा बड़ा रिलीफ मिल गया है, लेकिन जरूर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से उन 16 विधायकों को अपना जवाब देने के लिए एक मोहलत मिल गई। लेकिन आखिर माइनॉरिटी में है क्या मेजॉरिटी में, इसका फैसला फ्लोर टेस्ट से ही होता है, उसमें कानूनी इंटरफेरेंस नहीं होता है। कोर्ट ने भी ये बात साफ कर दी है, कई मामलों में साफ की है। तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना होगा कि 11 तारीख तक क्या होता है। बिल्कुल, बहुत अहम, हम सबको संयम के साथ इंतजार करना होगा। फैजान साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं दल बदल कानून की बात और तमाम राज्यों का उदाहरण दिया जाता है, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का जो पहले की भी बात है, मणिपुर का। लेकिन जैसे अगर राजस्थान की बात करें, बीएसपी के 6 एमएलए थे, वो मिल गए थे उसमें। आप किस तरह से देख रहे हैं महाराष्ट्र की सिचुएशन को, कैसे समझाएंगे? क्योंकि सबकी नजर में ये है कि अगर 55 विधायक है, उनमें से 40 के करीब तो वहां बैठे हुए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम कहीं और पार्टी नहीं बना रहे, ये हमारी पार्टी है। लेकिन जो मेन परिवार जिससे जुड़ा हुआ है, हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टी है, वो कह रही कि नहीं ये हमारी पार्टी है। तो कैसे समझें इसे, कानून की नजर में क्या है ये? देखिए निधि जी, पहली चीज तो ये कि जो हमारा दल बदल का कानून है, इसमें खुद एक इनहेरेंट डिफेक्ट है। ये इंडिविजुअल, अगर कोई व्यक्ति 1 या 2 दल बदल करे, उनको तो डिस्क्वालीफाई करता है, और अगर लार्ज स्केल आपका दल बदल है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए दल बदल जब होता है, अब जब 2/3 लोग इकट्ठे हो जाए। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम प्रश्न था वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये कह चुकी है कि अगर किसी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के अपने रिमूवल का कोई मामला नोटिस दिया जा चुका है, तो वो किसी और एमएलए या एमपी को डिस्क्वालीफाई ना करे। अब जो दलील दूसरी तरफ से आई, शिवसेना और डिप्टी स्पीकर की तरफ से, वो ये कि भाई ये नोटिस जो हमें दिया गया, ये नोटिस सही नहीं है, क्योंकि ये कोई एक वकील हैं जिन्होंने एक ईमेल आईडी से हमको ये भेजा है। ये ऑथोराइज्ड ईमेल आईडी जो एमएलएस की है उससे नहीं आया है, और इसकी जेन्युइननेस और वेरासिटी जो है वो हमें चेक करनी है। बड़ी कोशिश की महाराष्ट्र सरकार के जो वकील थे कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ठीक है,
वो अपीयर हो जाएं और उन्हें बाद में टाइम दे दिया जाएगा और किसी को आज डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन वो बात कोर्ट ने नहीं मानी और डॉक्टर धवन उसको कैटेगोरिकली कह भी नहीं पाए कि उनके पास ये इंस्ट्रक्शन नहीं। अब निधि, सबसे अजीब चीज जो है वो ये है कि जो आर्गुमेंट किया जा रहा है डिप्टी स्पीकर की तरफ से कि संविधान में हमारे यहां अलग अलग फंक्शंस हैं, जो विधायिका का कार्य है उसमें न्यायपालिका को बोलने का अधिकार नहीं है, वो नहीं बोलती है आमतौर से सॉरी, कि अब जब हमारे देश में इस तरीके का लार्ज स्केल प्लांट दल बदल होता है तो जो भी दल बदल करने वाला है वो पहले तो अपना नंबर इकट्ठा करेगा 2/3 के आसपास। जैसे ही वो 2/3 आसपास होगा वो एक ईमेल भेज देगा या नोटिस ही भेज देगा कि साहब हमको स्पीकर में विश्वास नहीं है। अब जब स्पीकर में विश्वास नहीं होगा तो जब तक कोर्ट तय ना करे तब तक स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो इससे दल बदल का कानून जो है वो और वीक हो जाएगा और जो लोग दल बदल करना चाहते हैं उन्हें और स्ट्रेंथ मिलेगी। मैं उज्जवल जी से पूरी तरह सहमत हूं कि शायद 11 तारीख तक ये केस इतना इन्फेक्चुअस हो जाए कि सुनने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि गवर्नर साहब को ये पूरा अधिकार है, वो अस्पताल से वापस आ गए कि वो ये कहें, ये गवर्नर का अधिकार क्षेत्र है कि भाई आपकी सरकार अल्पमत में है, आप 2 दिन में अपना विश्वास मत प्राप्त कीजिए। और जाहिर है कि उद्धव ठाकरे सदन से विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही सदन की बैठक होगी और विश्वास मत गिरेगा वैसे ही एक स्पीकर का चुनाव फौरन कर लिया जाएगा और इस डिप्टी स्पीकर भी हट जाएंगे, नए स्पीकर बन जाएंगे, नोटिसेस विड्रॉ हो जाएंगे, कोर्ट इस केस को नहीं सुन पाएगी। तो मेरे लिए इस केस में ये इंटरेस्ट नहीं है कि उद्धव ठाकरे की सरकार बचती है या नहीं बचती। मेरे लिए इंटरेस्ट इसमें एक संविधान के अध्यापक की हैसियत से ये है कि क्या अब दल बदल की सिचुएशन में ये नोटिस रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जो भी हाउस में है उसको इस्तेमाल करके पूरे दल बदल के कानून को जो है ताक पे रखकर जो दल बदलू हैं वो अपनी राजनीति जो है वो आगे करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो फिर डिफेक्शन लॉ का कोई फायदा नहीं है, उस लॉ को फिर ऐसे में रिपील कर देना ही ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, परिस्थिति और हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि मेरा सवाल अगला मैं यही समझना चाह रही थी, जो डिवीजन ऑफ पावर्स की बात थी, जिस तरह से डेप्यूटी स्पीकर को निगम सर उनका जो काम था, कहा यह गया कि भाई कोई वो फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे या नहीं, वो उन्होंने तो सिर्फ 48 घंटे का नोटिस पीरियड दिया है इन 16 विधायकों को। लेकिन फिर जब उन बागी गुट है वो ये कहता है कि नहीं, ये तो असंवैधानिक है जो ये काम कर रहे हैं, हमें उन पे विश्वास नहीं है, ये जल्दबाजी कर रहे हैं। तो जो लड़ाई है भले ही सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ये अभी फिलहाल, लेकिन जो ये टाइम पीरियड है राजनीति में, फैजान सर का इंडिकेशन बिल्कुल सही है, बहुत कुछ बहुत तेजी से बदलता है। कहां पर पाएंगे? क्योंकि आज ही जो रिबेल गुट के एक नेता थे मुझसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हम उद्धव ठाकरे पे बिल्कुल श्रद्धा है, हम उनकी तरफ चाहते हैं कि वही हमारे नेता हैं और वही पिछली सरकार अघाड़ी जो पिछली सरकार थी बीजेपी की, उन्हीं के साथ हाथ मिला लें। देवेंद्र फडणवीस की अभी बैठकें आज हुई हैं, कोर कमेटी की बैठक हुई है। लेकिन एक तरफ कानून, दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल जो ये दाव पे चले जा रहे हैं, कहां पर आप पा रहे हैं जो फ्लोर के समक्ष क्या आना ही पड़ेगा इन बागी विधायकों को, या फिर उससे बिना काम चलेगा? निधि जी, इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी दिलचस्पी बात है। दिलचस्पी बात यह है कि जो बागी ग्रुप है वो अभी भी कहता है कि हम शिवसेना से अलग नहीं हुए हैं, हमारा श्रद्धा स्थान है, हमारा शिवसेना प्रमुख जी उद्धव जी है, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन वो चाहते हैं कि एनसीपी और कांग्रेस से अलग हो जाए। और दूसरी तरफ जो भाजपा का ग्रुप है, भाजपा कह रही है कि वेट एंड वॉच। देखिए, जहां तक अगर बागी ग्रुप ये कहता है कि हम मेजॉरिटी में हैं,
तो सीधी आमतौर पर वो कह सकते हैं कि हमारा ग्रुप अलग है, मोर देन 2/3 है, हमें एंटी डिफेक्शन लॉ कुछ कानून लागू नहीं होता है, पक्ष दल बदल के उससे हम बच सकते हैं। ऐसा वो क्यों नहीं कर रहे? पहला तो एक अहम सवाल। दूसरा सवाल है, अगर बीजेपी को पॉलिटिकल पावर लेना है तो बीजेपी उनसे हैंड क्लोज क्यों नहीं कर रही है? तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि दोनों में कुछ अभी तक म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं हुई है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल सेटलमेंट बिटवीन बीजेपी और रिबेल ग्रुप। देखिए, ये पावर गेम जो है कि हम तो सत्ता तो स्थापन कर लेंगे, पर चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, होम पोर्टफोलियो किसको जाएगा, ऐसे कई चीजें हैं कि जिसमें मुझे लगता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यूनिफॉर्मिटी नहीं हो रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तक जो रिबेल ग्रुप है वो ये कह रहा है कि हमने शिवसेना छोड़ी नहीं है, हम शिवसेना के, उद्धव जी हमारे पक्ष प्रमुख है। आज तक उन्होंने एक भी बात उनके खिलाफ ऐसी नहीं की, सिर्फ उन्होंने एक ही डिमांड रखी है कि एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन छुड़ाया जाए। तो मुझे इस बात से शंका हो रही है कि एंटी डिफेक्शन बिल से वो बचना चाहते तो है ही, लेकिन जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दोनों का आता नहीं है तब तक ये मुझे लगता है ये नहीं होता। इस परिस्थिति में महाराष्ट्र सरकार ने एक आशंका सुप्रीम कोर्ट में जताई थी कि इस हियरिंग के दरमियान 11 जुलाई तक कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सिचुएशन तो आज भी नहीं है, और जो विधायक है जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस निकाले, आज भी वो विधायक से काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना मेरा मानना यह है मेरा मानना यह है कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट जब तक नहीं होती। और दूसरी बात, अहम बात है, इस स्थिति में गवर्नर का क्या रोल होगा? अगर देखिए, जो बागी मिनिस्टर चले गए, उनके पोर्टफोलियो सीएम चीफ मिनिस्टर ने दूसरे मिनिस्टर को अलॉट कर दिए। बारिश का सीजन अभी शुरू हो गए, विंटर रेनी सीजन शुरू हो जाएगा, और उसके बाद देखिए, अगर गवर्नमेंट का फंक्शनिंग स्टैंड स्टिल होता है, ऐसी अगर गवर्नर की धारणा होती है, तो गवर्नर इस मसले पर एक स्पेशल सेशन बुला सकते हैं और प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट, क्योंकि हंगामी स्पीकर उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के जो उपाध्यक्ष है विधानसभा के, डेप्यूटी स्पीकर, वो अभी उनका मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नाजुक, सेंसिटिव हो रही है, और मुझे लगता है कि गवर्नर साहब क्या डिसीजन लेंगे, शायद अगर इनकी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, कॉमन एंड मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता, तो शायद प्रेसिडेंट रूल भी आ सकता है। बिल्कुल, ये बहुत अहम है, प्रेसिडेंट रूल भी आ सकता है। फैजान सर, जो सरकार की गवर्निंग है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे के गुट के लोग हैं वो उन विधायकों पे तंज कसते हैं कि भाई आप वहां पे बैठे हुए हैं सबके सब, आपकी विधानसभाओं में काम कैसे हो रहा होगा, आप क्यों छोड़ के वहां बैठ गए। दूसरी तरफ यहाँ पे भी जो कैबिनेट के जो पोर्टफोलियोज है वो और मंत्रियों को दे दिए जाते हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, कानून क्या कहता है ऐसे में? सरकार फंक्शन कर रही है, नहीं कर रही है, कैसे इसे आम आदमी समझे? काम तो, अब ये तो सरकार है, लेकिन काम भी तो होना है सरकार द्वारा काम, वो कहां पे होता है ऐसे में? निधि जी, देखिए, संविधान के हिसाब से पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन तो विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का, और वो कह सकते हैं कि भाई ये लोग वेकेशन पे हैं, जैसे कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि भाई और भी लोग आ सकते हैं यहाँ पे, उद्धव ठाकरे भी आ जाएं, और वेकेशन पे अगर कुछ लोग हैं तो फिर दूसरे लोगों को उनका काम दे देना कोई नई बात ऐसी नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि ये इसलिए नहीं किया गया कि वो जो महाराष्ट्र में चीफ मंत्री मौजूद है वो काम करें, बल्कि इन लोगों के ऊपर एक शिकंजा जो डिसिडेंट हैं कसने के लिए किया गया। देखिए, जो आपने बात कही वो एक अफसोसनाक बात है कि पॉलिटिक्स में एक तो डिफेक्शन होना नहीं चाहिए, दूसरी चीज ये कि हमारे यहां कोई प्रिंसिपल पॉलिटिक्स नहीं है। आप देखिए कि 1989 में लेफ्ट और जनता दल था, उस जमाने में सेकुलर पार्टी थी, और बीजेपी, तीनों मिलकर इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस के खिलाफ। पीडीपी और बीजेपी ने कश्मीर में सरकार बनाई थी।
देश की आजादी से पहले हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग भी सरकार में रह चुके हैं। तो ये कहना आज एकनाथ शिंदे का के साथ आप हमारी पॉलिसीज पे, प्रिंसिपल्स पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आप इन्हें छोड़ के इनके बनाए, तो ये बात उन्हें 2.5 साल से क्यों नहीं याद? ये बात प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की नहीं है, ये बात ये है जो बात बिल्कुल उज्जवल जी सही कह रहे हैं कि अभी आपस में डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही, और जब तक डील फाइनलाइज ना हो तब तक वो स्टेक कैसे करें क्लेम। दूसरी चीज ये कि अगर उन्हें मर्ज करना पड़ा बीजेपी में तो उनको इलेक्शन जीतने में बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ जो रिश्ता है बाबा साहब का, उसमें एक सिंपैथी उनके साथ होगी, सहानुभूति उनके साथ होगी। क्योंकि पर्सनली मैं ये समझता हूं कि किसी भी फैमिली का किसी भी पार्टी को मोनोपोलाइज कर लेना देश के लोकतंत्र के लिए ये चीज अच्छी नहीं है, चाहे वो गांधी फैमिली हो या ठाकरे फैमिली हो या और राज्यों में भी इस तरीके के कुछ मामलात हैं। पार्टी जो है वो ज्यादा बड़ी चीज है और परिवार उसकी एक छोटी चीज है, लेकिन अक्सर छोटी पार्टीज जो हैं उनको एक परिवार चलाता है और उस परिवार के नाम पे ही जनता वोट देती है, तो जनता की भी ये गलती है। लेकिन जिस तरीके से ये सारा अनफोल्ड हो रही है सिचुएशन कि आसाम में भी हालात खराब हैं बाढ़ के, और यहां पे भी मंत्रियों को वहां रहना चाहिए, उन्हें विश्वास होना चाहिए कि जनता में उनकी इतनी सपोर्ट है कि कोई उनके विरुद्ध प्रदर्शन नहीं होगा। दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स हैं उनको भी वॉयलेंस नहीं करनी चाहिए, जगह जगह तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। जो पॉलिटिक्स है उसमें सिविलिटी जरूर रहनी चाहिए। वो समहाउ आप आपस में एक दूसरे के विरुद्ध सदन में वोट करें, लेकिन बाहर निकले तो गले में हाथ डाल के निकले। बिल्कुल, ये एक जमानत था, राजनीति ऐसे होती थी। फैजान सर, एक आखिरी सवाल, जो निकम सर ने जिसपे एंड किया था, उन्होंने राष्ट्रपति शासन की बात की थी और हम तो यहाँ पे फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे थे, लेकिन अगर उन्होंने राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया, आप कैसे देख रहे हैं सिनेरियो को? देखिए, मुझे नहीं लग रहा इसमें। देखिए, अगर ऐसा होता कि एनडीए का जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता उसके विरुद्ध सारी अपोजिशन हो गई होती और कहीं इस बात का डर होता, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर पूरी यूनाइटेड अपोजिशन होती, यानी नवीन पटनायक भी अगर खिलाफ होते और जगन भी होते और नीतीश, तो अपोजिशन के पास वोट थे कि वो अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार जिता लेते। उस केस में इस केस को ऐसे प्रेजेंट किया जाता कि वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता, ताकि कम से कम ये एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस के लोग उसमें वोट ना कर पाते। अब इस वक्त क्योंकि एनडीए का जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है वो इजीली चुनाव जीतेंगी और देश की राष्ट्रपति बनेंगी, और ये एक अच्छी बात है। मैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की बात कर रही थी। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। अच्छा, हाँ। तो आज सेंटर को वहां राष्ट्रपति शासन सेंटर लगाता है जब सेंटर का फायदा हो, तो सेंटर के लिए वो पॉलिटिकल नीड नहीं है, इसलिए वो चाहेंगे कि वहां पे किसी तरह उनकी सरकार बने रादर देन कि वो राष्ट्रपति शासन लगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक और आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक और अहम खबर आ रही है इस समय, उस पर भी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के जो को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। ऑल्ट न्यूज ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर बयान जारी कर कहा है कि ना एफआईआर हुई है, ना कोई सूचना दी गई है, बस सीधे मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास जुबैर के खिलाफ सबूत हैं। और ऑल्ट न्यूज के जो प्रतीक सिन्हा है को फाउंडर, उन्होंने लिखा है कि इस कार्रवाई पर एक प्रेस नोट जारी किया है। जुबैर को आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने 2020 के एक मामले में जांच के लिए बुलाया था, जिसमें उनको हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण मिला हुआ है। बहरहाल आज शाम 6:45 पर हमें बताया गया कि किसी अन्य एफआईआर में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था और उन धाराओं में अनिवार्य है कि जिनके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। ना ही लगातार अनुरोध के बाद हमें लगातार एफआईआर की कॉपी दी जा रही है। तो उज्जवल जी, मैं आप ही से समझना चाहूंगी कि ऑल्ट न्यूज का कहना है कि ना एफआईआर हुई है, ना कोई सूचना दी गई है, बस सीधे मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया है, कि किसी की भी गिरफ्तारी से पहले पुलिस को किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का प्रावधान बड़ा क्लियर है
जिस गुनाह में ऑफेंस जो रजिस्टर होता है उसमें 7 साल के अंदर अगर सजा का प्रावधान है तो उसे उस अभियुक्त को नोटिस देना बहुत जरूरी है। अभी हमें यह पता नहीं है कि शख्स को कौन से प्रावधान में अरेस्ट किया गया है और उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, और इसलिए यह कहना मुश्किल है। लेकिन अगर उसे उस ऑफेंस के 7 साल के अंदर जो ऑफेंस उसकी सजा है, अगर उसके अंदर उनको गिरफ्तार किया है तो नोटिस देना बहुत जरूरी है। और इसी कई बार हाईकोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने उन अभियुक्तों को तुरंत बेल पे छोड़ दिया। बिल्कुल फैजान सर, आपसे, क्योंकि शायद ये भड़काऊ भाषण वाला भी मामला हो सकता है, मेरे पास इसकी पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन जिन्होंने पहले भड़काया उनको तो गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना पेशी हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया। आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले में, क्या प्रावधान है? एक जिस तरह से प्रतीक सिन्हा भी कह रहे हैं कि कुछ FIR नहीं, कुछ बताया नहीं गया। नहीं, देखिए निधि जी, उज्जवल जी तो क्रिमिनल लॉ के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने सही आपको बता दिया कि 7 साल से कम की सजा है तो वो नोटिस होना चाहिए। देखिए मेरी पोजीशन ये रही है कि मैं ब्लास्फेमी की सजा के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में ईश निंदा नाम का क्राइम नहीं होना चाहिए, लेकिन हेट स्पीच का क्राइम होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि क्या जुबैर जो हैं उन्होंने कोई ऐसी भड़काऊ स्पीच दी, मुझे नहीं मालूम है उसके बारे में, लेकिन ये कि बेहतर ये है एक सिविलाइज लीगल सिस्टम में कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो। देखिए सारा खेल निधि जी परसेप्शन का है। हाँ, अगर परसेप्शन लोगों का ये हो जाए कि कुछ लोगों को इसी क्राइम में सजा नहीं दी जा रही, अरेस्ट नहीं किया जा रहा और कुछ को किया जा रहा है, तो उसमें जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स अंडरमाइन होते हैं और लोगों की नजरों से कानून की का जो सम्मान है वो कम होता है। और वो एक लॉ के विद्यार्थी की हैसियत से मेरे लिए, किसी भी देश के लिए एक अच्छी चीज नहीं। बिल्कुल उज्जवल साहब, मुझे कहा जा रहा है धार्मिक भावनाएं भड़काने का ये पूरा मामला था, तो आप इसमें क्या सजा और इसमें फिर थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। नहीं, देखिए उसकी स्पष्टता FIR देखनी होगी। क्या सिर्फ धार्मिक भावना IPC के अंदर ही उन्होंने गुनाह रजिस्टर किया है, क्या अनलॉफुल एक्टिविटीज, क्या और कोई मामले उनके खिलाफ है, ये हम इस पर ऐसे नहीं बता सकते हैं। जब तक हमें इसके बारे में पूरी जानकारी है चाहिए तभी हम बता सकते हैं। रिजवान साहब, भाई साहब ने बिल्कुल बराबर कहा कि हेट स्पीच ये डेफिनेटली सीरियस मैं मानता हूं, लेकिन हेट स्पीच टू व्हाट एक्सटेंट, ये इसकी भी बहुत जरूरी है। तो ये देखना चाहिए कि क्या धार्मिक भावना, यानी बहुत संक्षिप्त वर्ड हो गया धार्मिक भावना भड़काना, उसका कोई भी गलत अर्थ निकाल सकता है। किस तरह से लैंग्वेज यूज की है, किस तरह से वर्ड इंग्रेडिएंट के, उसका असर क्या हुआ, किस इंटेंशन से किया, कई चीजें ऐसी है कि वो देखना होगा। जी फैजान सर, अभी मुझे तीस्ता सीतलवाड़ का नाम आया, अभी राइट्स की भी बात हो रही थी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। क्या आपको लगता है कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जो चिंताजनक हैं? आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए उनका मामला जरा अलग है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिटेल जजमेंट आया, 400 पेज से ज्यादा का है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है उसको जी। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिन लोगों ने इस मामले को लगातार उठाए रखा, एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात की और उसमें चीफ मिनिस्टर के इन्वॉल्वमेंट की बात की, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब उसमें एक व्यू ये हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ठीक है, एक दूसरा व्यू ये हो सकता है कि जो लोग न्याय के लिए कोर्ट जाते रहे इस मामले में और विक्टिम्स का साथ देते रहे, क्या मैसेंजर को ही शूट करना चाहिए, ये एक दूसरा व्यू हो सकता है। लेकिन मैं तो उज्जवल भाई के सामने क्या बोलूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कॉन्स्पिरेसी का चार्ज आमतौर से किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे लगाना कोई बहुत अक्लमंदी की चीज नहीं है, क्योंकि उसको साबित करना बहुत मुश्किल होगा और उसी ट्रैप में लगता है ये लोग सब फंस गए। बिल्कुल परेशानी होती है। जिस तरह से उज्जवल सर इसी मामले में तीसरा के साथ जो पूर्व DIG श्री कुमार, उनको भी कार्रवाई हुई उन पर, तो तब ये पसोपेश में आदमी आता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है।
आपने कैसे देखा है इस जानकारी को? देखिए, साजिश के मामले मैंने कई मामले चलाए। ये जॉन भाई से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि साजिश के बारे में सबूत मिलना बहुत मुश्किल होता है। डायरेक्ट सबूत तो मिलता ही नहीं, लेकिन जो साजिश ये है, ये एस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग कानून के तरीके हैं, जिसमें एक्ट्स एंड द ओमिशन ऑफ द को कॉन्स्पिरेटर, ये भी एक सवाल है। और जहां तक ये मामला जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े और हम महाराष्ट्र की राजनीति डिस्कस करते करते यहाँ पर आ गए, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ज्ञानवर्धन करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं और ऐसी खबरें जो लगातार इस समय आ गई, तो ऐसा लग रहा था कि आप दोनों जब जानकार हैं तो आपसे पूछें और आपसे समझें कि किस तरह से इन डेवलपमेंट्स को लिया जाए। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सेना के तीनों अंगों में जवानों की भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना पर युवाओं का सबसे ज्यादा गुस्सा बिहार में दिखा, जहां रेलवे को करीब 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रेलवे की 60 बोगियों और 11 इंजन को यहां तोड़फोड़ और आगजनी में नुकसान पहुंचा है। इन मामलों में अब तक करीब 1800 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा को बढ़ावा देने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की कार्रवाई जारी है। करोड़ों की संपत्ति खाक होती रही, धू-धू करके बोगी से इंजन तक जलते रहे, ट्रेनें रद्द होती रहीं, मुसाफिर परेशान रहे। नाराजगी सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना से थी। अब इस मामले में उपद्रवियों के खिलाफ 223 मामले दर्ज किए गए हैं। आरपीएफ ने 136, जीआरपी ने 40 और स्थानीय प्रशासन ने 47 मामले दर्ज किए। आगजनी और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर 1752 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। जमीन पर आंदोलन, स्टेशन पर हो हल्ला, ट्रैक पर आक्रोशित भीड़ को भड़काने में सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म की भूमिका भी रेलवे को दिखी है। ऐसे दर्जनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही आईटी मिनिस्ट्री से इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की गुजारिश भी की गई है। नुकसान की भरपाई तो नहीं, पर अब कार्रवाई। कोशिश यही कि कसूरवार पर शिकंजा कसे और सबक मिले, ताकि नाराजगी की आड़ और सरकार से तकरार में देश की संपत्ति स्वाहा न हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।